Hello and welcome to Learning Chemistry with S.K. Verma. Dear friends, फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के लिए कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस के टॉपिक में हम लोग आज ब्यूटेन का कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से इसे शुरू करते हैं। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये लेकर के आया हूँ मैं, और क्योंकि ये इतना ईजी लैंग्वेज में आपको और कहीं मिलना मुश्किल है। यस, तो शुरू करते हैं कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन। इसको समझने के लिए पहले आपको इथेन का जो कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस है उस वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लें, फिर ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा क्योंकि टर्मिनोलॉजी इसकी और उसकी ऑलमोस्ट सेम है। अब सबसे पहले बात देख लेते हैं, ये इथेन का मॉलिक्यूल आपके सामने है। ये देखिए, ये इथेन का मॉलिक्यूल है, इथेन, और ये ब्यूटेन का मॉलिक्यूल है। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इस बात का है कि इथेन के ये जो दोनों हाइड्रोजन मैंने दिखाए हुए हैं अलग से, इनको यदि हम लोग CH3 ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे तो आपका ब्यूटेन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। बात समझ में आ गई? ओके। अब ब्यूटेन के मॉलिक्यूल में ये जो C2C3 कार्बन कार्बन बॉन्ड है, C2C3 कार्बन कार्बन बॉन्ड कौन सा? ये आपका 1 कार्बन, ये आपका 2 कार्बन, ये आपका 3 कार्बन, ये आपका 4 कार्बन। तो C2C3 जो सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसके अराउंड रोटेशन करा के हम लोग कॉन्फॉर्मेशन इसमें जनरेट करते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई? ओके। अब एक जो कंप्लीट रोटेशन होता है, देखो 360 का हम लोग यदि कंप्लीट रोटेशन कराते हैं तो उसमें कितने कॉन्फॉर्मेशन बनते हैं? उसमें तो इतने ही कॉन्फॉर्मेशन बनेंगे जितने उसमें थे। किसमें? आपके इथेन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, अनंत कॉन्फॉर्मेशन बनेंगे। उसमें से 6 इंपॉर्टेंट कॉन्फॉर्मेशन को हमने आइडेंटिफाई किया है, उन्हीं की हम लोग स्टडी करेंगे। उन 6 में देखिए 3 तो आपके स्टेगर्ड हैं और 3 आपके एक्लिप्स टाइप के हैं। अब स्टेगर्ड का मतलब तो आप समझ ही गए, जिसमें जो आपके क्या बोलते हैं, ये वाला जो कॉन्फॉर्मेशन है ये आपका स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जिसमें सामने वाले कार्बन के जो बॉन्ड्स होते हैं उनके बीच में होते हैं पीछे वाले कार्बन के बॉन्ड्स, ठीक है। और एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन में दोनों एक ही प्लेन में होते हैं, दोनों कार्बन के जो बॉन्ड्स होते हैं वो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये वो 6 इंपॉर्टेंट कॉन्फॉर्मेशंस हैं ब्यूटेन के, जिनको हमें सीखना है, जिनकी हमें बात करनी है, जिनकी स्टेबिलिटी की, जिनके नाम को हम डिस्कस करेंगे, है ना। ये स्लाइड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले देख लेते हैं, जो 6 में मैंने कहा था 3 एक्लिप्स्ड हैं और 3 स्टेगर्ड हैं। ये देखिए, एक्लिप्स्ड, स्टेगर्ड, एक्लिप्स्ड और एक्लिप्स्ड, ये 3 एक्लिप्स्ड हो गए, 3 स्टेगर्ड, स्टेगर्ड, और एक ये स्टेगर्ड और एक ये स्टेगर्ड, ठीक है। तो 3 एक्लिप्स, 3 स्टेगर्ड, ओके। अब हम लोग बात करने वाले हैं, यस, सबसे जो पहला कॉन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। उसमें आपका जो डाइहेड्रल एंगल है वो 0 है। क्या है? 0 डाइहेड्रल एंगल है। डाइहेड्रल एंगल हमने यहाँ किसके बीच में लिया है? दोनों जो मिथाइल ग्रुप हैं उसके बीच में लिया है, ठीक है। ये देखिए, दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के सीध में है, एक ही प्लेन में है ना, इसलिए इनके बीच में डाइहेड्रल एंगल 0 हो गया। यहाँ पर मैं डार्क कर देता हूँ, ये फ्रंट कार्बन के बॉन्ड्स हैं, ये फ्रंट कार्बन है, ठीक है, और ये फ्रंट कार्बन का आपका CH3 है, ठीक है। अब ये कॉन्फॉर्मेशन, ए वाला कॉन्फॉर्मेशन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डाइहेड्रल एंगल 0। अब इसका नाम समझ लीजिए, इसका नाम है फुल्ली एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स टाइप का तो ये है ना, लेकिन ये फुल्ली एक्लिप्स्ड क्यों है? क्योंकि ये पूरी तरह से एक्लिप्स्ड है, क्योंकि एक्लिप्स तो ये कॉन्फॉर्मेशन भी है, देखिए, जिसमें CH3 दूर दूर है, लेकिन जो कॉन्फॉर्मेशन है वो एक्लिप्स्ड है, ये भी एक्लिप्स्ड है, ठीक है। तो एक्लिप्स तो जो आपका C कॉन्फॉर्मेशन है और जो E कॉन्फॉर्मेशन है वो भी है ना, लेकिन A कॉन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है और इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं फुल्ली एक्लिप्स्ड, क्योंकि इसमें जो CH3 है, दोनों कार्बन के जो CH3 ग्रुप हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आए हुए हैं और एक ही प्लेन में है, ठीक है, इसलिए पूरी तरह से एक्लिप्स्ड हो गया, ओके। अब फ्रंट कार्बन के CH3 को जैसे ही हम लोग 60 डिग्री से रोटेट करेंगे, ओके, तो ये कॉन्फॉर्मेशन बन जाएगा। ये देखिए, CH3 ग्रुप फ्रंट कार्बन वाला यहाँ आ गया। ये बी कॉन्फॉर्मेशन है जिसमें डाइहेड्रल एंगल 60 होता है, ओके, 60 से रोटेट करेंगे तो 60 हो ही गया, ओके। ये आपका स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन बन गया, ओके। इसको हम लोग गोश कॉन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गोश कॉन्फॉर्मेशन, जब दोनों कार्बन के जो CH3 होते हैं वो उनके बीच में 60 का एंगल होता है, वो आपका गोश कॉन्फॉर्मेशन है, ये इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, फिर 60 से रोटेट करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। अब इनके बीच का जो एंगल है वो आपका 120 हो गया, डाइहेड्रल एंगल, दोनों मिथाइल ग्रुप के बीच का एंगल, वापस एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब फिर इसको आगे 60 से हम लोग रोटेट करेंगे तो ये कॉन्फॉर्मेशन आ गया। ये वापस इंपॉर्टेंट कॉन्फॉर्मेशन है, देखिए पहला इंपॉर्टेंट कॉन्फॉर्मेशन आपका कौन सा, फुल्ली एक्लिप्स्ड। ठीक है, फिर दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्फॉर्मेशन कौन सा, गोश। ठीक है, गोश, GAUCHE, गोश। ओके, और जो थर्ड इंपॉर्टेंट कॉन्फॉर्मेशन है वो है आपका फुल्ली स्टेगर्ड, यानी कि पूरी तरह से स्टेगर्ड है। दोनों जो CH3 है वो एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में है, सेम प्लेन में एक में ही है लेकिन ऑपोजिट साइड में है, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी कॉन्फॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, एंटी कॉन्फॉर्मेशन, और 60 से रोटेट करेंगे तो आपका CH3 यहाँ आ जाएगा। अब जो डाइहेड्रल एंगल है दोनों के बीच में, वो ये देखिए ये इतना एंगल, ये 240 का हो गया, 240 का एंगल हो गया। ठीक है, और ये भी एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन है ना। और रोटेट करेंगे 60 से तो इनके बीच का अब एंगल है वो 300 डिग्री से रोटेट कर दिया हमने इसको, और ये भी ये स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इस तरह से 3 स्टेगर्ड और 3 एक्लिप्स्ड। इसमें हमने सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो पहचान लिया, कौन सा, वापस बता देता हूं आपको, आप लोग भी क्या याद करेंगे। इंपॉर्टेंट एक तो आपका ये है जिसको हम लोग बोलते हैं फुल्ली एक्लिप्स्ड, जिसमें दोनों CH3 एक ही प्लेन में होते हैं, एक दूसरे के सीध में होते हैं। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में होते हैं और एक ही प्लेन में होते हैं। दूसरा एंटी वाला कॉन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है ना, जिसमें दोनों CH3 एक ही प्लेन में, तो एक में ही है, ये देखो एक ही प्लेन है ना, लेकिन ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, एक दूसरे के एंटी पोजीशन है इनकी, है ना, एक ऊपर है एक नीचे है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा इंपॉर्टेंट हमारा गोश है, जिसमें इनके बीच में कितने का एंगल है, 60 का। ओके, ये रहा आपका गोश। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये तो है बात ये। अब बात ये है कि इन 6 के जो नाम है वो स्पेशल नाम और दिए हुए हैं बहुत सारी बुक्स में। ठीक है, इन कॉन्फॉर्मेशंस के कुछ स्पेशल नेम भी हैं, वो आपको लिखे हुए दिख रहे होंगे यहाँ। ये देखो, फुल्ली एक्लिप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिन पेरीप्लेनर। स्टेगर्ड को जो बी कॉन्फॉर्मेशन है, गोश को हम लोग बोलते हैं सिनक्लिनल, गोश को सिनक्लिनल। फिर एक्लिप्स्ड को एंटीक्लिनल। फिर जो फुल्ली स्टेगर्ड यानी कि जो एंटी कॉन्फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं एंटी पेरीप्लेनर। ये देखो, एक्लिप्स्ड को तो एंटीक्लिनल बोलते ही हैं, और ये वापस जो गोश है उसको सिनक्लिनल बोलते हैं। यानी कि आपको क्या याद रखना है, गोश को सिनक्लिनल बोलते हैं, फुल्ली एक्लिप्स्ड को सिन पेरीप्लेनर, और ये एंटी पेरीप्लेनर, और ये एंटीक्लिनल। अब इनका मतलब क्या है वो देख लो जरा। सिन पेरीप्लेनर का मतलब समझ लो, पेरीप्लेनर का मतलब होता है एक ही प्लेन में, है ना, एक ही प्लेन में। तो ये देखो, ये एक ही प्लेन में है, ये दो, ये CH बॉन्ड, ये मतलब CC बॉन्ड, और ये CC बॉन्ड, दोनों कार्बन का, ये एक ही प्लेन में एक दूसरे के सिद में है। तो पेरीप्लेनर का मतलब सेम प्लेन में। सिन का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में, एक तरफ, है ना। तो ये देखो, दोनों CH3 एक ही तरफ हैं और एक ही प्लेन में है, इसलिए सिन पेरीप्लेनर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एंटी की। एंटी को बोलते हैं एंटी पेरीप्लेनर। पेरीप्लेनर का मतलब आप जान गए, सेम प्लेन में होना, सेम प्लेन में। दोनों CH3 देखो सेम प्लेन में है, ये देखो एक ही प्लेन है दोनों CH3 का, जहां मेरा कर्सर चल रहा है। तो ये तो हो गया आपका पेरीप्लेनर। ठीक है, अब एंटी पेरीप्लेनर क्यों बोलते हैं इसको, एंटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की साइड नहीं है, दोनों अपोजिट साइड में है, इसलिए ये हो गया एंटी, और एक ही प्लेन में है इसलिए हो गया पेरीप्लेनर। कौन, आपका एंटी कॉन्फॉर्मेशन जो फुल्ली स्टेगर्ड है। ठीक है, दो नाम आपको क्लियर हो गए। ओके, अब एक टर्म यहां पर है क्लीनल। क्लीनल का मतलब होता है झुका हुआ। ठीक है, झुका हुआ, है ना, क्लीनल। अब गोश जो कॉन्फॉर्मेशन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं सिनक्लिनल। क्या बोलते हैं, सिनक्लिनल। और एक्लिप्स्ड को बोलते हैं एंटीक्लिनल। ठीक है, तो सिनक्लिनल का मतलब हो गया, सिन का मतलब हो गया एक ही डायरेक्शन में। ये देखो, तो ये जो CH3 है वो दूसरे CH3 की तरफ झुका हुआ है, यानी कि उसके पास है ना, उससे दूर नहीं जा रहा, उसके पास है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिनक्लिनल। इसी तरह से एंटीक्लिनल किसको बोलते हैं, एक्लिप्स्ड को एंटीक्लिनल बोलते हैं, और एंटीक्लिनल का मतलब है उससे दूर की तरफ झुका हुआ। ये देखो, ये CH3 यहाँ जो एंटी पोजीशन है उसकी तरफ झुका हुआ है, ये, है ना, उसकी तरफ झुका हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं एंटीक्लिनल। या ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि ये जो CH3 है उससे दूर जा रहा है, ये एंटी पोजीशन की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको एंटीक्लिनल बोलते हैं, यानी कि एंटी पोजीशन की तरफ झुका हुआ, यानी कि इस CH3 से दूर की तरफ ये झुका हुआ है। तो ये हो गया आपका एंटीक्लिनल, और ये हो गया आपका सिनक्लिनल। याद रखना भाई, गोश को सिनक्लिनल बोलते हैं, फुल्ली एक्लिप्स्ड को सिन पेरीप्लेनर,
एंटी को एंटी पेरीप्लेनर और एक्लिप्स्ड को एंटी क्लीनर। ठीक है, अब मैंने ये नाम आपको क्यों बताए, ये बहुत सारी बुक्स में आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। क्यों बताया मैंने आपको, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन 2011 जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के लिए होता है लेक्चरशिप का, उसमें सीधा क्वेश्चन आ गया। और इसमें आप नाम देखो, एन ब्यूटेन का सबसे स्थायी जो कॉन्फॉर्मेशन है उसको पहचानना है, वो देखो। अब इन्होंने वो नाम आपके दिए ही नहीं, एक्लिप्स स्टेगर्ड दिया ही नहीं, इन्होंने एंटी पेरीप्लेनर, एंटी क्लीनल, सिन क्लीनल, सिन इस यही नाम दे दिए। इसका मतलब आपको ये नाम भी पता होना चाहिए, वरना धोखा कभी भी हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर तो बाद में करेंगे, है ना। पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ओके, अब देख लेते हैं फटाफट कि कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। इसका पता हमें चलता है कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस से। ओके, है ना। हम डाइहेड्रल एंगल को चेंज करते जाएंगे और जो एनर्जी है उसमें क्या चेंज हुआ वो देखते चले जाएंगे। जिसकी सबसे ज्यादा एनर्जी है वो सबसे कम स्टेबल है, जिसकी सबसे कम एनर्जी होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमने ये जो डाइहेड्रल एंगल है, ये देखिए इधर डाइहेड्रल एंगल को हम बढ़ा रहे हैं, है ना। यहाँ डाइहेड्रल एंगल 0 है, ये हमारा फुल्ली एक्लिप्स्ड वाला कॉन्फॉर्मेशन है। सिन पेरीप्लेनर है जिसमें दोनों एमी एक ही सिद में होते हैं, जीरो इनके बीच में जो डाइहेड्रल एंगल होता है वो होता है। इसके बाद जैसे ही हमने CH3 को 60 डिग्री से रोटेट किया, है ना, यहाँ पर हम आ गए 0 से 60, तो ये गोश में कन्वर्ट हो गया, गोश कॉन्फॉर्मर आ गया, और गोश कॉन्फॉर्मर आते ही उसकी एनर्जी कम हो गई, है ना, यानी कि गोश कॉन्फॉर्मर उससे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, फिर वापस हमने 120 से रोटेट किया, तो वापस ये एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन की स्टेबिलिटी कम होती है, एनर्जी ज्यादा होती है, ये यहाँ पर आ गया, ये रहा। उसके बाद में वापस ये एंटी कॉन्फॉर्मेशन है, फिर 60 से रोटेट करेंगे एंटी क्लीनल, वापस ये सिन क्लीनल और ये गोस। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें ये जो सबसे मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन इसका एंटी पेरीप्लेनर है, कौन सा है, एंटी एंटी कॉन्फॉर्मेशन या एंटी पेरीप्लेनर, जिसमें दोनों एमी ऑपोजिट साइड में होते हैं। ओके, अब यहाँ पर बात यह है कि ये मोस्ट स्टेबल है। क्यों है, इसका रीजन तो आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल नहीं है, दोनों एमी एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसके कंपेरिजन में एनर्जी का डिफरेंस कितना है वो हम देखने वाले हैं। तो इसके कंपेरिजन में ये जो गोस कॉन्फॉर्मेशन है वो सेकंड मोस्ट स्टेबल है, और इसका जो डिफरेंस है वो है 3.8 किलो जूल पर मोल। 3.8 किलो जूल पर मोल का इसमें डिफरेंस होता है, किसमें, आपके एंटी कॉन्फॉर्मेशन में, ये एंटी कॉन्फॉर्मेशन का लेवल है और ये आपके गोस का लेवल है। ठीक है, इसी तरह से एंटी कॉन्फॉर्मेशन जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल, उसमें, और आपका जो क्या बोलते हैं सबसे कम जो स्टेबल होता है, सिन पेरीप्लेनर जिसको बोलते हैं या फुल्ली एक्लिप्स जिसको बोलते हैं, उसमें एनर्जी का गैप होता है 19 किलोजूल पर मोल। ठीक है, 19 किलोजूल पर मोल। अब हो गया। इसी तरह से जो आपका एंटी कॉन्फॉर्मेशन है सबसे मोस्ट स्टेबल, उसमें और आपका जो एंटी क्लीनल है उसमें डिफरेंस होता है 16 किलोजूल पर मोल। लिख लो भाई, इसको लिखते चले जाओ, 16 किलोजूल पर मोल। तो ये 3 मैंने आपको डिफरेंस बता दिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये जो ग्राफ है बेसिकली, इससे हमें ये पता चलता है कि सबसे कम एनर्जी किसकी है, आपकी एंटी कॉन्फॉर्मेशन की है, इसलिए ये मोस्ट स्टेबल है। उसके बाद में एनर्जी कम है गोस की, इसलिए ये उससे ज्यादा उससे मतलब उससे कम स्टेबल है। उसके बाद में एंटी क्लीनल स्टेबल है, और सबसे कम स्टेबल है आपका ये वाला सिन पेरीप्लेनर या फिर आपका फुल्ली एक्लिप्स्ड। ठीक है, तो अब हम एनर्जी का ऑर्डर बना सकते हैं कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है कौन सा कम स्टेबल होता है। ये देखो, मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन एंटी है, उसका कारण क्या है कि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है ही नहीं, बिल्कुल कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, क्योंकि दोनों जो एमी ग्रुप है वो ऑपोजिट पोजीशन में है। ठीक है, सबसे कम स्टेबल होता है फुल्ली एक्लिप्स्ड, क्योंकि उसमें दोनों CH3 एक ही सिद में होते हैं, इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है ना, और उसकी वजह से रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, एनर्जी ज्यादा हो जाती है, तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है किसकी, फुल्ली एक्लिप्स्ड की।
अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लेते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एन ब्यूटेन के कॉन्फॉर्मेशंस का स्टेबिलिटी का ऑर्डर एंटी कॉन्फॉर्मेशन, यानी कि ऊपर वाले डायग्राम में डी वाला जो कॉन्फॉर्मेशन था वो सबसे ज्यादा स्टेबल था। उसके बाद में गोस, क्योंकि गोस में डिफरेंस है, दोनों CH3 के बीच में 60 का एंगल है, इसलिए थोड़ी सी डिस्टेंस तो है, ठीक है, वो उसकी स्टेबिलिटी है। बी और एफ जो ऊपर वाले डायग्राम में थे वो दोनों गोस थे। उसके बाद में एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन थर्ड मोस्ट स्टेबल है, और सबसे कम स्टेबल है फुल्ली एक्लिप्स्ड। ये देखिए, एंटी कॉन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर गोस, फिर एक्लिप्स्ड और फुल्ली एक्लिप्स्ड। अब ये जो ऑर्डर है ये आप सिन पेरीप्लेनर, एंटी पेरीप्लेनर, एंटी क्लीनल, सिन क्लीनल, उसकी टर्म्स में भी आप इसको लिख लीजिएगा, ये काम आ सकता है कभी भी, ठीक है। अब ओवरऑल कंपोजिशन एन ब्यूटेन, अब आप जानते हैं सबसे मोस्ट स्टेबल कौन सा हो गया आपका, एंटी कॉन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो एंटी कॉन्फॉर्मेशन में ब्यूटेन सबसे ज्यादा रहता है, और 63% जो एन ब्यूटेन आप लेंगे ना, है ना, एन ब्यूटेन का सैंपल, तो उसका 63% किस में होगा, एंटी कॉन्फॉर्मेशन में होगा, और 37% आपको मिलेगा, वो मिलेगा गोस कॉन्फॉर्मेशन में। तो ये दोनों ही नंबर 1 और नंबर 2 स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन है। तो ये कंपोजिशन है किसका, आपके एन ब्यूटेन का कंपोजिशन है, ठीक है। 63% एंटी कॉन्फॉर्मर मिलेगा आपको, और 37 आपको गोस कॉन्फॉर्मर में ब्यूटेन मिलेगा, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो अब आने वाली है आपके सामने, कहाँ गया भाई वो डायग्राम, ये डायग्राम यहाँ रहा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें अभी ये सब जो जितने भी हैं वो हट जाने चाहिए थे अभी तक, तो क्यों नहीं हटे समझ में नहीं आया। यस, अब हटेंगे ये सारे के सारे, ये हट गए हैं, ये लीजिए। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो आपका गोश है ना, बी वाला, और ये भी आपका गोश है, कौन, एफ वाला, ये देखो एक दूसरे की मिरर इमेज है, देख लो, पहचान लो अच्छी तरह से, क्या है, मिरर इमेज, ठीक है। मिरर इमेज होने की वजह से ये एनांशियोमर है, पहचान लो अच्छी तरह से, एक दूसरे के क्या हो गए, एनांशियोमर, यानी कि इनकी एनर्जी भी क्या है, सेम एनर्जी है, समझ लो बात को। दोनों गोस कॉन्फॉर्मेशन है बी और एफ, ठीक है, दोनों की क्या है, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, इसलिए एनांशियोमर है एक दूसरे के, है ना, और इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। इसी तरह से आप कहेंगे सर ये यदि सेम है, तो जो आपका सी वाला है, कौन सा, आपका सी वाला कॉन्फॉर्मर और जो ई वाला कॉन्फॉर्मर है, वो भी देखो सेम एनर्जी के हैं और एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो ये जो सी और ई है वो भी एक दूसरे की मिरर इमेज है, और ये भी एक दूसरे के एनांशियोमर हैं, ठीक है। कौन सा, दोनों एक्लिप्स्ड, दोनों एंटी क्लीनल, जब एंगल 120 का और 240 का है, जब एंगल 60 का है और 300 का है, तो वो हैं आपके गोश, और जो दोनों गोश हैं वो क्या है, जिनको सिन क्लीनल भी बोलते हैं, वो दोनों क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज, एनांशियोमर और सेम एनर्जी के हैं। ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब एन ब्यूटेन का आपने देख लिया, इथेन का भी आपने देख लिया। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जब रूम टेम्परेचर कम कर देंगे, देखो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में तो ये जो कॉन्फॉर्मेशंस हैं वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है, लेकिन आप टेम्परेचर कम करते चले जाओगे तो इनके जो इंटर कन्वर्जन की रेट है वो स्लो होती चली जाएगी, ठीक है। और जब आप सैंपल को फ्रीज कर दोगे, है ना, तो आपको 3 तरह के जो कॉन्फॉर्मेशन है वो, मतलब मोस्टली आपको 2 ही कॉन्फॉर्मर मिलेंगे। एक तो आपका एंटी पेरीप्लेनर जिसकी हम बात कर चुके हैं, है ना, एंटी कॉन्फॉर्मर, और एक आपका सिन क्लीनल के 2 कॉन्फॉर्मेशन गोस के, यानी कि दोनों गोस होते हैं ना, है ना। तो इस तरह से ये जो टोटल 3 कॉन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलेंगे कब, आपके रूम टेम्परेचर, जब आप बहुत कम टेम्परेचर कर देंगे तो कूलिंग कर देंगे। ये ब्यूटेन का मॉलिक्यूल आपके सामने है, देख आप इसको देख सकते हैं, 4 कार्बन और उनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। अब इसमें कॉन्फॉर्मेशन कैसे करेंगे, C2C3 के अलोंग हम करेंगे। ये देखिए, ये इसका आप समझ गए होंगे ये कौन सा कॉन्फॉर्मर है, ये एंटी कॉन्फॉर्मर है जिसमें दोनों CH3 हैं, वो एक ही प्लेन में है लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अब बाकी कॉन्फॉर्मेशन हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसके लिए हमें एक फंक्शन लेना होगा रोटेट बॉन्ड का, और हम ये जो C2C3 है इसके सापेक्ष हम लोग मॉलिक्यूल को रोटेट करने वाले हैं। अब आप देखिएगा ये एंटी कॉन्फॉर्मेशन है, एंटी, अब ये देखिए ये जैसे जैसे CH3 घूम रहा है ये अलग अलग कॉन्फॉर्मेशन बन रहे हैं, है ना। ये आपका
एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन बन गया, ये स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन था, ये आपका एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन बन गया। आप इसको ऐसे करेंगे, ये आपका गोस्ट कॉन्फॉर्मेशन बन गया जिसमें दोनों CH3 के बीच में 60 का एंगल है, ठीक है। फिर अब आप वापस करेंगे तो ये आपका एक्लिप्स्ड यानी कि जो सबसे कम स्टेबल है, फुल्ली एक्लिप्स्ड वाला कॉन्फॉर्मेशन बन गया जिसमें दोनों CH3 एक दूसरे के क्या है, आमने सामने है, एक ही प्लेन में है। और ये आपका वापस गोस्ट बन गया, ये आपका एक्लिप्स्ड यानी कि एंटीक्लिनल बन गया। और अब वापस इसको लाते हैं तो ये देखिए, ये जो कॉन्फॉर्मेशन है ये एंटी कॉन्फॉर्मेशन यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन है जिसमें दोनों CH3 एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो इस तरह से आप रोटेट कर सकते हैं और रोटेट करके आप ढेर सारे जो कॉन्फॉर्मेशन है वो आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसको घूमते हुए देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एग्जाम क्रैक कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।